गांव के आखिरी छोर पर, जहां खेत खत्म होते थे और पुराने पीपल के पेड़ शुरू होते थे, वहां एक टूटा हुआ मंदिर था। उस रात बारिश होने वाली थी, हवा भारी थी और दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। मंदिर के पीछे एक औरत बैठी थी। उसके सामने एक काला कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े पर कुछ चीजें रखी थी, राख, नींबू, लाल धागा, सरसों का तेल और कुछ बाल। वो औरत धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने वो बाल उठाए और उन्हें काले धागे में बांधने लगी। जिस सुख ने मुझे जलाया है, अब वही सुख उसे खा जाएगा। उसने वो बंधा हुआ धागा एक छोटी पुड़िया में रखा, फिर अपने सामने रखी एक तस्वीर पर काला तेल टपकाया और अगले ही पल मंदिर के अंदर रखे दिए की लौ मशाल की तरह बड़ी होकर जली और अपने आप बुझ गई। धर्मपाल का परिवार गांव में सम्मानित माना जाता था। 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय बचपन से तेज था। वो पढ़ाई करके शहर चला गया और धीरे धीरे उसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया। कुछ ही सालों में उसके पास बड़ा घर, गाड़ी, नौकर और पैसा सब कुछ आ गया। लेकिन अजय कभी अपने परिवार को नहीं भूला। हर महीने गांव पैसे भेजता, माँ बाप की दवाई, घर की मरम्मत, खेती का खर्च, यहाँ तक कि विजय के बच्चों की फीस भी वही भरता। जब भी गांव आता पूरा घर खुश हो जाता। देखो, अजय फिर से बच्चों के लिए कितने खिलौने लाया है। मीरा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो कभी विजय और कविता को छोटा महसूस नहीं होने देती। गुड़िया के लिए कपड़े, विजय के लिए घड़ी, कविता के लिए साड़ी, हर बार कुछ ना कुछ लेकर आती। लेकिन यही चीज कविता को अंदर ही अंदर जलाने लगी। कविता जब गांव की औरतों को सुनती, अजय तो भगवान जैसा बेटा है, पूरा गांव उसी की वजह से चलता है, तो उसके चेहरे पर नकली मुस्कान आ जाती, लेकिन अंदर कुछ जड़ने लगता। उसे लगता धर्मपाल और सरोज अब विजय से ज्यादा अजय को मानते हैं। गांव वाले भी अजय के आने पर ही घर आते और सबसे ज्यादा कविता को तब चोट लगी जब एक दिन अजय ने कहा, बाबा मैंने शहर में नया घर लिया है, आप सब मेरे साथ चलो, इतना बड़ा घर है कि सब आराम से रहेंगे। धर्मपाल और सरोज खुशी से तैयार हो गए। विजय भी खुश था, लेकिन कविता चुप थी। उस रात उसने विजय को रोका। शहर जाकर क्या करेंगे? यहाँ खेती है, बच्चों का स्कूल है और शहर के खर्चे भी तो महंगे होते हैं। पर भैया कह रहे हैं सब संभाल लेंगे। आज संभाल लेंगे, कल एहसान भी जताएंगे। विजय चुप हो गया। धीरे धीरे उसे भी लगा कि कविता शायद सही कह रही है। कुछ दिनों बाद धर्मपाल और सरोज शहर चले गए। अब रोज गांव में फोन आता और धर्मपाल खुशी खुशी बताते, अरे विजय, यहाँ तो हर कमरे में एसी है। आज अजय हमें बड़ी होटल में खाना खिलाने ले गया। मीरा तो रोज नई चीज बनाती है, कल हम मुंबई घूमने जा रहे हैं। विजय ये बातें आकर कविता को बताया और हर बार उसके चेहरे पर जलन और बढ़ जाती। अब उसे मीरा की अच्छाई भी दिखावा लगने लगी थी। वो रात में जाग कर सोचती, अगर मेरे हिस्से में ये सुख नहीं तो उनके हिस्से में भी नहीं रहेगा। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग कहते थे वो तंत्र मंत्र जानती है। कविता कई रात चुपके से उसके पास जाने लगी। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। बालों से वशीकरण, खाने में मिलाने वाली राख, नींबू और धागे की क्रिया और तस्वीर पर किए जाने वाला तंत्र। पहले उसे डर लगता था, लेकिन जलन इंसान से वो सब करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ महीनों बाद एक दिन कविता अचानक बदली हुई दिखाई दी। उसने विजय से कहा, भैया भाभी को गांव बुलवा लो, माँ बाबा गए तब से वो यहाँ आए ही नहीं। विजय खुश हो गया। उसे लगा आखिरकार कविता का मन बदल गया। लेकिन उसे क्या पता था उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। अजय और मीरा गांव आए, पूरा घर खुश था। कविता भी नकली मुस्कान के साथ उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन रात होते ही वो बदल जाती। एक रात जब सब सो गए, वो धीरे से अजय के कमरे में गई। उसने सोते हुए अजय के सिर से कुछ बाल काटे, फिर उसके बटुए में एक छोटी पुड़िया रख दी। अगले दिन उसने अजय के खाने में राख मिलाई और मुस्कुराते हुए खाना परोसा। भैया आपके लिए खास खीर बनाई है। अजय मुस्कुराकर खाने लगा और कविता चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब इंसानी भाव नहीं बचे थे। इस बात की घर में किसी को कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद अजय वापस शहर लौट गया। शुरुआत के 2-3 दिन सब सामान्य रहा, फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए, कभी मीरा से बहस तो कभी माता पिता से अनबन। अजय खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आने लगा है। एक रात मीरा ने उससे कहा, आप बहुत तनाव में रहने लगे हो, थोड़ा आराम कर लो। अचानक अजय भड़क गया। तुम्हें लगता है मैं मेहनत नहीं कर रहा? सबको बस मेरी गलती दिखती है। मीरा चुप रह गई। धर्मपाल और सरोज ने पहली बार अजय को इस तरह टूटते देखा था, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। कुछ ही हफ्तों में अजय का व्यापार डगमगाने लगा। जो कस्टमर सालों से उसके साथ थे, अचानक काम रद्द करने लगे। किसी का पेमेंट अटक गया, किसी का माल वापस आ गया। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग पक्का हो चुका था, आखिरी समय पर टूट गया। बिजनेस पार्टनर भी अब उस पर शक करने लगे। अब अजय, तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम हर काम बिगाड़ रहे हो। अजय पूरी रात फाइलों के सामने बैठा रहता, लेकिन उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रात में अचानक उसकी नींद खुल जाती और उसे लगता कमरे में कोई खड़ा है। उसकी अलमारी के पास कोई काली परछाई खड़ी थी। अजय घबरा कर उठा, लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। लोन की किश्तें रुकने लगी, नौकर चले गए,
बैंक से फोन आने लगे। एक दिन मीरा ने डरते हुए पूछा, अगर अगले महीने भी पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हमें घर छोड़ना पड़ेगा? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद भी यही डर सताने लगा था। धर्मपाल और सरोज रोज गांव फोन करके विजय को सारी बातें बताने लगे। पता नहीं क्या हो गया है अजय को, काम कम होता जा रहा है, घर में हर वक्त तनाव रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद घर भी बेचना पड़े। विजय ये सब सुनकर परेशान हो जाता, लेकिन जब उसने ये बातें कविता को बताई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने मन ही मन सोचा, तो आखिर असर शुरू हो गया। उस रात कविता ने विजय से कहा, मुझे लगता है भैया पर कोई बुरी नजर है, उन्हें गांव बुलाओ, यहाँ तांत्रिक इलाज करवाना पड़ेगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? भगवान नाराज हुए होंगे, इतनी जल्दी कोई इंसान ऐसे नहीं टूटता। विजय को उसकी बात सही लगी। उसने अजय को फोन किया, भैया कुछ दिन गांव आ जाओ, यहाँ मन भी शांत हो जाएगा। टूटा हुआ अजय तुरंत मान गया। इस बार कविता पूरी तैयारी में थी। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से मंदिर के पीछे जाती, काला कपड़ा बिछाती, अजय की तस्वीर रखती और उसके ऊपर सरसों का तेल टपकाती। फिर उसके पुराने बाल और बटुए से निकाला गया कागज एक काले धागे में बांधती और धीरे धीरे मंत्र पढ़ती। इसका भाग्य ऊंचा है, वो नीचे गिरे, इसका घर रोशन है, उसका दीप बुझ जाए। हर रात के बाद अजय और कमजोर होने लगा। गांव से शहर लौटते ही वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार रहने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन अजय की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो रात में अचानक उठकर बैठ जाता और खाली दीवार को घूरने लगता। एक रात मीरा ने उसे नींद में बोलते हुए सुना, मुझे मत बुलाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे मत बुलाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मीरा डर गई। अब सरोज को कुछ अजीब लगने लगा था। उन्होंने गौर किया, अजय की हालत हर बार गांव से लौटने के बाद ही बिगड़ती है। पहले व्यापार, अब तबीयत। एक दिन उन्होंने विजय को फोन किया। सच सच बता, गांव में तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या मतलब माँ? पिछली बार गांव आया तो उसका काम बिगड़ा, इस बार आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। विजय खुद डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। उसने सारी बातें आकर कविता को बताई। कविता का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। पहली बार उसे डर महसूस हुआ, क्योंकि अब शक शुरू हो चुका था। सरोज की बातें सुनकर कविता अंदर से हिल गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब बात सिर्फ बीमारी और नुकसान तक नहीं रही, अब शक उस तक पहुंचने लगा